एक दिन मैं वैसे ही सर्च में सजेशन में यूट्यूब में आ गई एक वीडियो आई यूट्यूब की। उस पे लिखा हुआ था कि 10,000 स्टूडेंट का अगर ये मानना है कि वो कैब ऐसे याद की जाती है तो आप क्यों पीछे है। वो दम्बीवाल सर की वीडियो थी। तो उसके बाद मैंने उस वीडियो को देखा, लगभग 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें 40-50 वर्ड थे। वो हाथों हाथ याद हो गए सर, इस तरीके से पढ़ाया था। तो मैंने जल्दी से वो बैच खरीदा और वो कैब का बैच खरीदा, वो कैब सारी लिख के और मैंने फिर वो कैब वहां से याद की। हेलो दोस्तों, आइए आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं हमारे शिव सृष्टि गुरुकुल के एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से। इनका नाम है रामचंद्र जी और इनके बारे में कहा जाता है जथा नामे तथा गुणे, यानी इनके गुण वैसे ही हैं जैसे भगवान रामचंद्र जी के हैं। और ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है एमईए में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पे। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। पहले इनके हम स्टार्टिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बताइए। सर मैं राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। तो हम उधर से एक छोटे से गांव के इलाके से रहते हैं। तो शुरुआत में हम मतलब स्कूलिंग वहीं से हुई थी। तो शुरुआत में स्कूलिंग में मैं ठीक था, तो हमने पढ़ाया। हमारे नॉर्मली वहाँ पे बाहर नहीं भेजते बच्चों को। तो 10th होने के बाद में घर वालों ने थोड़ा जुटाया, क्योंकि वो खेती करते हैं, तो उन्होंने जुटा के हिम्मत बढ़ा के भेजा मुझे बाहर आईआईटी करने को। तो बीकानेर से मैं आईआईटी करने लगा। मैंने 4 साल तैयारी की। जब पहली बार बाहर आया तो थोड़ा खराब हो गया लड़कों के साथ रह के, और धीरे धीरे लेवल खराब हो गया। फिर 4 साल में आईआईटी में नहीं हो पाया, हर साल फेल होता गया। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने नॉर्मल बीएससी करने लगा वापस गाँव जाके। तो बीएससी में कोई खास पढ़ाई नहीं की, धीरे धीरे नॉर्मल पास हो गया। उसके बाद में और कुछ करने को था नहीं। उसके बाद में मैंने नॉर्मल एसएससी की तैयारी करने की सोची। पहले कुछ 1-2 बैंक एग्जाम दिए थे, उनमें नहीं हुआ, वो हार्ड थे। तो एसएससी की तैयारी करने की सोची। तो मैंने एसपी बुक सी बुक लाया, तो उसका मैंने वो कैब करनी स्टार्ट की। तो वो कैब का याद नहीं होती थी, क्योंकि हम उधर हिंदी मीडियम से है, तो कभी हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होती ही नहीं, अलग से इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश हमारे पकड़ में नहीं आती। तो वो कैब करनी स्टार्ट की, याद करनी, लेकिन वो कैब नहीं याद होती थी। तो मैं नॉर्मली वो सर्च करता था यूट्यूब पे कि कैसे वो कैब याद की जाती है या कैसे। तो नॉर्मली नई नई वीडियो आती थी, ऐसे वो कैब याद करो 10 दिन बाद, तीन दिन बाद रिपीट करो बार बार 10 वर्ड, नहीं याद होती। उसके बाद एक दिन मैं वैसे ही सर्च में सजेशन में यूट्यूब में आ गई एक वीडियो आई यूट्यूब की। उस पे लिखा हुआ था कि 10,000 स्टूडेंट का अगर ये मानना है कि वो कैब ऐसे याद की जाती है तो आप क्यों पीछे है। वो दम्बीवाल सर की वीडियो थी। तो उसके बाद मैंने उस वीडियो को देखा, लगभग 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें 40-50 वर्ड थे। वो हाथों हाथ याद हो गए सर, इस तरीके से पढ़ाया था। तो मैंने जल्दी से वो बैच खरीदा और वो कैब का बैच खरीदा, वो कैब सारी लिख के और मैंने फिर वो कैब वहां से याद की। अच्छा, आपके बारे में बोला जाता है, जैसे आपने प्रीवियस इंटरव्यू में बताया था कि आपने 6 से 8 दिन में पूरी बुक कवर कर ली थी और आप सोते तक नहीं थे, खाना भी नहीं खाते थे, मतलब बहुत कम नींद लिए हैं आप और बिस्किट वगैरह खा के ही पढ़ाई की हैं। तो क्या ये सच है? हाँ जी सर, सच है। एक वक्त ऐसा आ गया, फिर मैं कॉलेज में रहने लग गया। बाद में धीरे धीरे मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, इतने साल के फेलियर के। लगभग मेरे आईआईटी के बाद में और पेपर दिए, लगभग 30 करीब पेपर फेल हो चुके थे। उसके बाद में कोई भी पेपर पास नहीं हुआ था। तो उसके बाद कुछ नहीं बचा था। तो बाद में मतलब खुद में ही गिल्ट आने लग गया धीरे 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 धीरे। तो उसके बाद में मेरे कुछ दिखा नहीं, ये दिखा था। तो उसके बाद में मैंने कहा भाई वो कैब से इंग्लिश स्ट्रांग हो सकती है। नया नया तरीका मिला था मुझको, एकदम अलग। तो मैंने वो कैब पहले तो मैंने वो बेच लिया। 6-7 दिन में पूरी 2 कॉपियों पे उतार दी जल्दी जल्दी। और फिर और कुछ नहीं किया, लगातार 6-7 दिन तक उन्हीं को पढ़ता रहा। दिन में 1-2 हजार वर्ड बार बार रिपीट करता, बार बार याद करता। तो उनको वो कैब को याद कर दिया। अब जब भी करता हूँ मैं रिपीट ही करता हूँ। जो दम्बीवाल सर की बुक कहती है उनको मैं लगभग 1 हफ्ते में वापस रिपीट कर देता हूँ पूरी, और वो कैब अब नहीं भूलता। ठीक है जी। जैसा कि वो क्या बहुत टफ सेक्शन माना जाता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में भी, और हमारा सीपीओ एग्जाम होता है, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो वोकैब से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम थोड़ा और जानते हैं वोकैब के बारे में। जो इन बच्चों के बहुत वीक है अभी, वो कैसे मतलब इसको कवर कर सकते हैं इजीली तरीके से, जैसे इन्होंने किया, रामचंद्र जी ने किया। तो थोड़ा टिप्स दीजिए, थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप याद कैसे किए, ऐसे बुक में क्या खास चीजें थी जो आप मतलब इतना गहराइयों में चले गए और इतनी जल्दी कवर कर लिया आप। सर बच्चों का अलग अलग टाइप का होता है। जो इंग्लिश मीडियम से है, कई उनको डायरेक्ट जैसे भाषा से याद होती है। हमें हिंदी बहुत आसानी से याद होती है क्योंकि हिंदी मीडियम से है।
तो जो इंग्लिश वाले उनको याद हो जाती है, कईयों को डायरेक्ट याद हो जाती है, वो रिपीट करते हैं। हमारे हमने बहुत ट्राई किया, वो केब नहीं याद होती। अब वो सिंपल लैंग्वेज में, जैसे दम्बीवाल सर भी हमारे राजस्थान से है, तो डायरेक्ट रिलेट होती है हमारी लैंग्वेज। और जैसे मुझे बहुत आसानी से याद हुई, कोई कठिन नहीं लगी, क्योंकि एक वर्ड है, उसी वर्ड को आप देखोगे, उसी में से तोड़ के वहीं से याद किया तो आपको तुरंत उसका आंसर आ जाता है। ट्रिक से बहुत जल्दी आंसर आता है, तुरंत रिलेटेड है, और बहुत लंबे टाइम तक वो टिक के रहता है दिमाग में। तो जब अगर किसी हिंदी मीडियम में वोकेब नहीं याद हो रही, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत आगे की सोच है ये, और बहुत तेजी से याद कर सकते हैं। और वोकेब वाला एसएससी में तो ये लगभग एसएससी 100% ही वोकेब रिपीट करती है बार बार। वही कुछ वर्ड है, उनको याद कर लिया तो उसके बाद में नया वर्ड रेयर आता है कभी। मेरा वोकेब का सेशन कभी गलत नहीं होता। फिर दम्बीवाल सर का मैंने बेच लिया, और उसके बाद में इंग्लिश पूरी कर दी, तो बाद में धीरे धीरे होने लगा। फिर मैं लगभग 2022 की जनवरी से रियल में स्टार्ट की एसएससी की तैयारी। तो मैं घर पे तैयारी करने लगा। पहले 4 साल, मतलब 4 महीने मैंने घर पे तैयारी की, तो खास नंबर बढ़े नहीं मेरे, बहुत तैयारी की, लेकिन बाद में मैं बीकानेर आ गया। हालांकि ऑनलाइन दम्बीवाल सर से इंग्लिश कर रहा था, मैथ रीजनिंग वो धीरे धीरे मैंने थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना ली। इंग्लिश बन रही थी, लेकिन जीके में कमजोर था, तो ओवरऑल मेरे 120 के करीब मार्क्स आने लग गए। उसके बाद में मैं बीकानेर आ गया। दम्बीवाल सर ने यही जो इंग्लिश में वोकेब में कर रखा था, यही जीके में शुरू किया, स्टैटिक जीके में। तो वहां पे स्टैटिक जीके में अच्छी पकड़ बन गई सर। उसके बाद में धीरे धीरे करने लगा। मैंने सीपीओ का प्री का पेपर दिया, जो स्टैटिक जीके का 3-4 टॉपिक तैयार करके रखे थे मैंने, डांस, बुक ऑथर और म्यूजिशियन ये वगैरह। तो डायरेक्ट मेरे 12% पड़ गए उसमें, तो उसमें अच्छा स्कोर आ गया। डायरेक्ट मेरे जीके में, स्टैटिक जीके में इंप्रूव हुआ नंबर। और उसके बाद दम्बीवाल सर की क्लास में एक बच्चे ने सवाल किया कि गुरुकुल है, उसमें ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं क्या, और कब बैच शुरू हो रहा है। तब सर ने जवाब दिया कि 17 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, 17 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो रहा है नया बैच। तो मैंने प्री देके मैं तुरंत इधर आ गया गुरुकुल में। प्री की कट ऑफ कम गई थी, तो प्री क्लियर हो गया था। फिर गुरुकुल आ गया। फिर गुरुकुल आया तो यहाँ पे मतलब मेरा बहुत तगड़ा दुश्मन था फोन। मुझे मेरा उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता था। तो एक तो फोन छूट गया, एक उस टाइम मैं मतलब बहुत बड़े मतलब ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा था। तो अच्छा, एक मिनट, मैं आपके ब्रेकअप से बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले सुनते कि आप जब घर से आने वाले थे तो आपके घर वाले आने नहीं दे रहे थे, आपके अगेंस्ट थे क्या? ये सच बात है? जी सर, सच बात है। ऐसा क्यों? सर मैं बीकानेर रह के तैयारी करता था, तो एक मेरे कोई रिलेटिव ही थे, उनके घर पे मैं रहता था, और वो वहां पे फ्री रहता था उनके घर पे, और बहुत अच्छा खाना वगैरह था। तो घर वालों ने कहा कि तेरा लेवल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उस टाइम मेरे सब लगभग प्री धीरे धीरे क्लियर होने लगे। तो उन्होंने कहा तेरा लेवल बन रहा है, तो तू इतनी दूर क्यों जा रहा है। तो उन्होंने रोका कि साथ में यहाँ पे आराम से फ्री में रहता है और आराम से सब कुछ पढ़ाइयाँ होती है, तो वहां पे इतनी दूर क्यों जा रहा है। तो उन्होंने रोका, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा अगर फोन छूट गया तो मेरा लेवल बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। इसलिए मैंने तुरंत गुरुकुल आने के लिए, घर वालों ने मना किया, लेकिन मैं फिर भी उनसे लड़के आ गया। मैं बीकानेर से डायरेक्ट आ गया, मैं घर गया ही नहीं। उसके बाद में घर जाता शायद नहीं आने देते या। ठीक है, अभी सिलेक्शन आपका हो गया है, तो अब घर वाले क्या बोलते हैं? क्या अपने डिसीजन पे उनको रिग्रेट होता है, या फिर अभी हंस के टाल देते उस बात को? सर मैंने ये बात पहले ही उनको बोल दी थी कि ये मेरा डिसीजन आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा। पहले ही बोल दिया, आप मत जाने दो, मैं तो जाऊंगा। मैंने जिद कर ली थी। और अब वही बोलते हैं कि वहीं रहे, वहां तैयारी कर। उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में तो उस टाइम फिर गुरुकुल आ गया। धीरे धीरे मैंने लेवल शुरू किया, फोन छूट गया। धीरे धीरे मैंने अकेला रहता था पूरे घर में। फिर धीरे धीरे दोस्तों से कम्युनिकेशन हुआ, सारे दोस्त बात करने लगे, धीरे धीरे बातें होने लगी, और फोन छूट गया। तो धीरे धीरे मैं सब दुखों से उबर गया मतलब, और धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई होने लगी, लेवल बढ़ने लगा। एक टाइम टेबल के अनुसार 12-13 घंटे रोज की एक्टिव पढ़ाई होने लगी। और थोड़ा टाइम टेबल को डिटेल्स में बताइए, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए। टाइम टेबल सर ये था, शुरू में वो कैब होता है, सुबह हमें 6 बजे उठा दिया जाता है। तो लगभग 6:30 तक फ्रेश होके नहा के पहुंच जाना चाहिए लाइब्रेरी में। उसके बाद में 6:30 से 8:30 2 घंटे तक वो कैब का सेशन होता है। तो उसमें मुझे अच्छी हेल्प मिली, क्योंकि वो कैब मेरी पहले से तैयार थी, तो मैं उसमें रिवीजन ही करता था, तो बहुत अच्छी हेल्प मिली। तो उसके बाद में होता है 8:30 से 9:30 तक एक ब्रेक होता है, मतलब खाने नाश्ते करने के लिए। उसमें बढ़िया नाश्ता मिलता है, रोज अलग अलग टाइप का नाश्ता, दूध मिलता है, सेवियां वगैरह। उसके बाद 9:30 से 12:30 तक
मैथ का सेशन होता है, उसमें मैथ की शीट दी जाती है। रोज एक टॉपिक को 2-3 दिन में क्लियर कराया जाता है, रोज शीट दी जाती है। रोज उनके डाउट टीचर होते हैं, उनसे अपने कोई भी डाउट आ जाए शीट में, जैसे 50-60 क्वेश्चन की शीट मिली तो 2-4 क्वेश्चन में या कितने में डाउट आया, तुरंत डाउट टीचर होते हैं वहां पे बैठे होते हैं तुरंत एक कक्ष में, तो उनके पास जाओ और उनका सॉल्यूशन पूछ के आ जाओ। धीरे धीरे जब जैसे अपने डाउट क्लियर होने लगे तो लेवल अपने आप इंप्रूव होने लगता है। उसके बाद में रेस्ट होता है 12:30 से 2:30 बजे तक, खाने का होता है, खाना खा के और आप सो सकते हो उसमें। तो उसके बाद में 2:30 से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक एक इंग्लिश का सॉकेट लगता है, उसमें प्रॉपर इंग्लिश की सीट मिलती है। कॉम्प्रिहेंशन की अलग से मिलती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन का होता है, और इंग्लिश की टॉपिक वाइज एरर की वगैरह की सबकी सीट मिलती है। और उसके बाद में गेम पीरियड होता है लगभग 1-1.5 घंटे का, तो उसमें गेम खेलते हैं यहाँ पे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, अलग अलग टाइप के सारे गेम जिसको जिसमें इंटरेस्ट है। जो रनिंग वाले होते हैं इस सेशन में वो रनिंग करने जाते हैं, जिसका फिजिकल होता है। आप क्या खेलते थे ब्रेक टाइम में? सर मैं थोड़ा इंटरेस्ट मेरा थोड़ा लिखने में ज्यादा है ना, तो मैं गुरुकुल है ना जो थोड़ा मतलब बढ़िया, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आसपास थोड़े खेत हैं, हरियाली है बहुत ज्यादा, तो मैं उधर खेतों की तरफ थोड़ा उधर चला जाता था, थोड़ा लिखने पे ध्यान देता। मुझे लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं शायरियां कविता वगैरह लिखता हूँ, तो उसमें लिखने लगता था बाहर। ये तो आपका हिडन टैलेंट है, मुझे भी नहीं पता था कि ये शायरी भी शायद लिखते हैं आप। तो थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। थोड़े जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी याद हो इस समय। जी सर, जब मैं एक टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, दुख में था, तब लिखी थी मैंने, पढ़ाई पे लिखी थी कि घर वालों को आस थी कुछ बनूंगा जरूर, घर वालों को आस थी कुछ बनूंगा जरूर, और देखो बेरोजगार बन गया, बदलती सरकारें, बढ़ता कंपटीशन, डिप्रेशन का शिकार बन गया। घर वालों को बोझ लगने लगाऊं, हो सके तो अब सुधर जाऊं, ये वक्त तो कम वक्त गुजरता नहीं, सोचता हूं मैं गुजर जाऊं। तो उस टाइम डिप्रेशन के वक्त ये लिखी थी मैंने। और उसके बाद में धीरे धीरे उभरने लगा, तो मैंने फिर 2 लाइनें और लिखी कि जब बिगड़ा तो यूं बिगड़ा कि घर बिकाने पर आ गया, अपने वजूद ने ठोकर मारी और दिमाग ठिकाने पर आ गया। तो जो भी देख रहे हैं, डिप्रेस नहीं होना है। इनका दिमाग ठिकाने पे आ गया क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया है, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। आप भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, इस फेज से, ब्रेकअप वाले या किसी भी टाइप के, कुछ से फैमिली प्रॉब्लम होती है, मम्मी पापा मतलब जॉब से रिलेटेड, या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, फैमिली, पर्सनल या फ्रेंड। तो जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब चीजें आपको याद, एज ए मेमोरी याद रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें लाइफ में अच्छी हो जाती हैं। तो आइए थोड़ा और जानते हैं, जो हमारा ब्रेक के बाद जो टेस्ट होता है उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, वही सबसे अच्छा लगा। यहाँ के दो फैसले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं सर। एक तो फोन छीन लिया गया, तो फोन केवल सैटरडे को रात को मिलता है और संडे को 8 बजे तक जमा कर लिया जाता है। आप संडे को चला सकते हो, और पूरे हफ्ते फोन ले लिया जाता है, तो सबसे अच्छा वो फैसला था। एक और था कि रोज टेस्ट होता है, अपने घर पे रह लें तो चाह के भी कितना कर ले, अपने रोज टेस्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे रोज टेस्ट होता है, प्रॉपर उसका सोल्यूशन होता है, प्रॉपर उसका वो डाउट क्लियर किए जाते हैं, तो उससे धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रखा जाता है धीरे धीरे, क्योंकि और ज्यादा निखार आने लगता है। ठीक है जी, अभी तो हमारी बातें हो गई पढ़ाई लिखाई के बारे में, टेस्ट के बारे में। जो आपको 2 चीजें अच्छी लगी, मोबाइल और टेस्ट। चलिए थोड़ा हम गौरव सर के बारे में जानते हैं, उनसे आपका क्या अनुभव रहा है? कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ सुझाव देना चाहें? सर उनको YouTube पे देखता था पहले तो, दम्बीवाल सर, और उनको सर दम्बीवाल सभी देखते हैं। दम्बीवाल सर से सर मिलने का बहुत ही ज्यादा था मेरे मन में। और गौरव सर से तो पहली बार आया मैं, गौरव सर से देखा तो ऐसे लगा भाई, एक तो YouTube पे देखता हूँ, एक मिलता हूँ। उसके बाद गौरव सर मतलब शायद ही कोई ऐसा फाउंडर होगा जो बच्चों से इतना मिलजुल के रहता है सर। बहुत ज्यादा हर बच्चे के साथ बहुत ज्यादा निकटता से हर बच्चे से पूछते हैं कैसा चल रहा है, रोज के बच्चों के अंदर ही रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, धीरे धीरे उनका हर चीज फील करते हैं। बच्चे को क्या डिप्रेशन है तो तुरंत बात करते हैं, हर बात के लिए मतलब कोई चीज के लिए मना नहीं करते। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वभाव है और बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है। हर हमारे सैटरडे को जैसे टेस्ट हो गया तो उसके बाद में बच्चों को जो टॉप आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है और अच्छी मोटिवेशन देते हैं। बहुत मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है सर। जी सर, चलिए इंटरव्यू हम खत्म करते हैं यहीं पे, और आपसे फिर मिलेंगे। थोड़ा टाइम का अभाव है और इनसे हम ऐसे मिलते रहेंगे, हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं ये। तो अभी के लिए यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।